मैं अपने पापा की मौत के बाद आज उनके ऑफिस में उनके बॉस के सामने बैठी थी। अब भी मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। सामने बैठा आदमी मुझे बड़े गौर से देख रहा था। उम्र में वह 30-40 के लगभग का था। कहने लगा, आपके पापा की अचानक हार्ट अटैक से होने वाली मौत को सुनकर हमें बहुत अफसोस हुआ। लेकिन देखिए मिस निहारिका, आपके पिताजी की मौत में हम जो कुछ कर सकते थे वह मेरा ड्राइवर आपको चेक की सूरत में आपके घर दे चुका था। उस आदमी ने पानी का गिलास मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा। मैं सिसकियों से रो रही थी। मुझे अपने पापा से बहुत मोहब्बत थी और उनकी अचानक से होने वाली मौत ने मुझे अंदर से हिला कर रख दिया था, क्योंकि मैं घर में सबसे बड़ी थी और घर की सारी जिम्मेदारियां अब मुझ पर ही थी। मैंने कांपते हाथों से पानी का गिलास पकड़कर अपने होठों से लगाया था। बस कुछ ही घूंट पीकर अपना सूखा गला तर किया था ताकि उस से बात कर सकूं। मैंने कहा, मैं जानती हूं, मगर मैं आपसे यहाँ पर मदद मांगने नहीं आई। देखिए, मैं एमबीए कर रही हूँ और आखिर का बस एक सेमेस्टर ही बाकी है। मैं चाहती हूँ आप मुझे मेरे पापा की जगह नौकरी दे दें। यह कहने के बाद मैंने अपने पास से अपने डॉक्यूमेंट्स फाइल निकाली और उस आदमी के सामने रख दी। साथ ही साथ मैं अपने आंसू भी पोंछ रही थी। उसने एक नज़र मेरी फ़ाइल की तरफ डाली और फिर फ़ाइल वापस मुझे पकड़ाते हुए कहने लगा, इसकी ज़रूरत नहीं है मिस निहारिका, आप कल से ज्वाइन कर सकती हैं। यह सुनकर मैं बहुत खुश हुई थी। मैंने कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वह कहने लगा, नहीं ऐसी बात नहीं है, आपके पिताजी काफ़ी सालों से हमारे ऑफिस में काम कर रहे थे, इसीलिए मुझे आपके डॉक्यूमेंट्स देखने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने पिताजी की जगह नौकरी कर सकती हैं। मैं आपको तनख्वाह भी उतनी ही दूंगा जितनी कि आपके पिताजी को हम देते थे। यह सुनकर मैं बेहद खुश और रिलैक्स हो गई। अब मेरे घर में परेशानियां दूर हो जाएंगी। लेकिन जैसे ही मैं बाहर जाने के लिए उठी वह आदमी कहने लगा, मिस निहारिका, आपको आइडिया तो है ना कि यहाँ पर क्या क्या करवाते हैं? जाहिर है आपके पिताजी का यहाँ काम किया है तो आपके ज़रूर पता होगा। मैं यह नहीं जानती थी कि मेरे पापा यहाँ क्या क्या काम करते हैं और क्या नहीं, लेकिन जाहिर सी बात है ऑफिस में ऑफिस का ही काम करते होंगे। मैंने बस यूं ही बिना सोचे समझे हाँ में सर हिला दिया। उस आदमी ने बड़ी अजीब सी नज़रों से मुझे सर से पैर तक देखा और फिर मुस्कुराहट उनके चेहरे पर छा गई। कहने लगा, फिर अच्छा मिस निहारिका, फिर तो मुझे आपको बिल्कुल भी गाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यह सुनकर मैं कुछ हैरान हुई। मैंने कहा, देखिए मेरे आज तक नौकरी नहीं की है, इसीलिए कुछ ना कुछ तो आपको मुझे गाइड करना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे नौकरी का कोई भी अनुभव नहीं है। मेरी बात सुनकर उसने बड़े गौर से मेरे चेहरे की तरफ देखा। कहने लगा, जी जी क्यों नहीं, लेकिन जैसे ही मैं कमरे के दरवाजे तक पहुंची तो उसने मेरा नाम पुकारा। पुकारने पर मैंने पीछे पलट कर देखा तो वह मुझसे कहने लगा, जैसे कपड़े आप पहन कर आई हैं यह हमारे ऑफिस की डिमांड पूरे नहीं उतरते। मैंने सादा सा सूट सलवार पहन रखा था। मैंने कहा, आज तो मैं सिर्फ आपसे बात करने आई थी, मैं इस चीज़ का ख्याल रखूंगी। यह कहकर मैं वापस घर आ गई। मेरे पापा मामी बेइंतहा सा मोहब्बत थी। जब से मेरे पापा की अचानक हार्ट अटैक से मौत हुई थी, मेरी माँ तो बिस्तर से लग गई थी। जब मैं घर पहुँची तो छोटी बहन मेरा इंतज़ार कर रही थी। कहने लगी, दीदी माँ की दवाइयाँ ख़त्म हो चुकी हैं और माँ का बीपी है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। अभी भी बीपी ऑपरेटर में मेरी माँ का बीपी चेक ही कर रही थी। मेरी नज़र मेरी माँ की तरफ पड़ी। मैंने कहा, तुम जल्दी से यह पैसे पकड़ो और माँ की दवाइयाँ लेकर आओ, माँ का ख्याल मैं रखती हूँ। घर से बाहर निकलते ही कुछ दूरी पर मेडिकल स्टोर था, जहाँ मैंने अपनी बहन को दवा के लिए भेज दिया। हम सिर्फ दो बहनें थे, भाई कोई नहीं था। मेरी छोटी बहन ने फ़ौरन से पैसे लिए और मेडिकल की स्लिप लेकर बाहर चली गई। मैंने माँ को उठाकर बिठाया। अभी भी उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने कहा, माँ अगर आप यूँ दिल छोटा करके बैठेंगी तो हमारा क्या होगा? हमारे पास तो आपके अलावा कोई नहीं है बचा। भगवान के लिए अपने लिए ना सही हमारे लिए खुद को संभाल लें। अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? यही सोचकर खुद को संभालने की कोशिश करें। मेरी माँ मुझे सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। अचानक मिलने वाले सदमे कहाँ जल्दी भूलते हैं।
किसी घाव की तरह दिल में लग जाते हैं। अब यह गम तो जाते जाते ही जाएगा ना बेटा। मैं बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन मुझे यह सहा नहीं जाता। यह मेरे बस में बाहर की बात है। मेरे लिए दोहरी ज़िंदगी थी, एक तो जॉब करना, दूसरा घर को भी संभालना, क्योंकि छोटी बहन मुझसे 10 साल छोटी थी और अभी 10वीं क्लास में पढ़ती थी। कुछ ही देर में वह दवाइयाँ लेकर आ गई। मैंने अपनी माँ को दवाइयाँ खिलाई और उन्हें सुला दिया। फिर किचन में चली गई, खाना बनाकर सारे काम निपटाए। जब मैं अपनी अलमारी खोली तो मेरे पास कोई भी ऑफिस टाइप के कपड़े नहीं थे। मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि कल मैं क्या पहन कर जाऊं। मुझे तो शुरू से ही बहुत ही सिंपल रहने की आदत थी, इसीलिए कपड़े भी बहुत ही सादे तरीके से खरीदती थी। लेकिन अब जॉब के हिसाब से न जाने वहाँ पर किस तरह के कपड़े पहनना पड़ेगा, मैं यही सोच रही थी। फिर अपनी अलमारी से कपड़े उलट पलट करने के बाद मुझे एक ऑफिस के हिसाब की ड्रेस नज़र आ गई। लाइट ब्लू कलर का कुर्ता था, वाइट कलर की जैगिंग थी, वाइट कलर का ही एक बड़ा सा नेट का दुपट्टा था। मुझे यह ड्रेस ऑफिस के हिसाब से एकदम परफेक्ट लगी। लेकिन जब मैं वह ऑफिस पहन कर गई तो मेरे बॉस ने मुझे गौर से देखा और कहने लगा, यह सब चीज़ें यहाँ नहीं चलती। मैंने कहा, मैं न समझी सर कि इन कपड़ों में क्या प्रॉब्लम है। वह आदमी मेरे पास खड़ा हो गया, कहने लगा, मिस निहारिका, मुझे लगता है कि आपके पिताजी ने आपको कुछ नहीं बताया, इसीलिए सब कुछ मुझे ही बताना पड़ेगा। मिस निहारिका, हमारे ऑफिस में हमें डील करनी होती है, दूसरे मुल्क जाना पड़ता है। जाहिर सी बात है आपको मेरे साथ जाना पड़ेगा। और उस समय हमारे ऑफिस में काम करने वाली लड़कियां ऐसे घरेलू टाइप के कपड़े पहन कर नहीं जाती, वह अपने कुछ मॉडल लुक दिखाती हैं। मेरे ख्याल से आप मेरी बात समझ रही होंगी। आपकी अर्थपूर्ण बातों को मैं नहीं समझ चुकी थी। वह फिर कहने लगा, आप एक बार ऑफिस की फीमेल स्टाफ को देखें, क्या किसी भी लड़की ने ड्रेस के साथ दुपट्टा ले रखा है या उसने ऐसी तुम्हारी तरह लंबा सा कुर्ता पहन रखा है। यह बात सच थी कि जितनी भी लड़कियां यहाँ काम कर रही थी वह बहुत ही तंग और फिटिंग के कपड़े पहनने जा रही थी। कोई जीन्स टी शर्ट पहने हुए थी, कोई आधे ब्लाउज की साड़ी पहनी हुई थी। वह काम करने वाली एम्प्लॉइज़ कम और मॉडल ज़्यादा लगती थी, ऐसा लगता है कि अपनी मॉडलिंग करने आती हैं। मेरे पापा बेशक इस मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे, लेकिन उन्होंने हमें बिल्कुल एक घरेलू महिला माहौल दिया था। हमने आज तक कोई भी बेहुदा फैशन नहीं किया था, इसीलिए मुझे यह सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि यह नौकरी मेरी चॉइस या टाइप पास करने का जरिया नहीं थी, बल्कि मेरी मजबूरी थी। मैं नौकरी को छोड़ नहीं सकती थी। उसे आदमी ने गहरी सांस ली और वापस जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। फिर अपने चेक बुक निकाल कर एक चेक मेरी तरफ बढ़ा दिया, कहने लगा, शायद पैसों का मामला है। देखिए, अगर पैसों की प्रॉब्लम है तो मुझे साफ कह सकती थी। मुझे 5,000 का चेक दिया, कहने लगा, इसमें आपके ऑफिस के कपड़े ले लेना, जैसा तुम देख रही हो मेरे ऑफिस में लड़कियां पहने हुए हैं। कुछ दिन बाद ही आप मेरे साथ दुबई जा रही हैं एक अहम मीटिंग के लिए। यह सुनकर मेरा दिमाग चकरा कर रह गया। अभी तो मुझे ऑफिस में काम की समझ भी नहीं है। वह आदमी मुझे दुबई ले जाने की बात कर रहा था। मैंने कहा, इतनी जल्दी मैं कैसे जा सकती हूँ, मुझे तो अभी काम के बारे में ठीक से मालूम भी नहीं है। मेरी बात सुनकर मैं मुस्कुराने लगा, बोला कि मैं आपके साथ हूँ तो आपके चिंता करने की क्या ज़रूरत है। मैं आपको बता दूंगा कि आपने कहाँ क्या काम करना है। मैं इतनी बोल्ड नहीं थी कि अकेले ही अपने बॉस के दुबई चली जाती। मेरा दिल इस बात को बिल्कुल भी राजी न था। मैंने कहा, ठीक कह रही हैं आप सर, लेकिन मैं अभी इतनी जल्दी नहीं जा सकती क्योंकि मेरी माँ बीमार रहती हैं। मेरी बात सुनकर उसने बड़े ही गुस्से से मुझे देखा और कहने लगा, मिस निहारिका, तो आप जॉब कर लें और फिर आप अपने घर को संभाल लें। फैसला आपके हाथ में है। लेकिन देखो, किसी भी काम के लिए इनकार सुनने की आदत नहीं है। अगर आपको जॉब करनी है तो मेरे तरीके से करनी होगी, वरना आप जा सकती हैं। मैंने कुछ न कहा, बिना वह चेक लेकर कमरे से बाहर आ गई। लेकिन कैबिन में बैठकर मैंने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया। यह काम इतना आसान न था जितना मैं समझ रही थी। मुझे तो लगा था कि बस बॉस के रोज का रूटीन मुझे ध्यान में रखना होगा। कब उनकी मीटिंग कहाँ है मुझे ये बताना पड़ेगा, लैपटॉप पर काम करना पड़ेगा, फाइल वगैरह चेक करनी पड़ेंगी।
लेकिन यह काम तो बिल्कुल अलग था। खैर मेरी मजबूरी थी का जॉब करना। छुट्टी के समय मैं घर आ गई और खाना वगैरह खाकर मार्केट चली गई। मैंने वैसे ही ड्रेस खरीदे नहीं जैसे कि ऑफ़िस की लड़कियां पहननी होती हैं। मैं पहली बार ऐसे कपड़े पहनकर जाने लगी तो मेरी माँ मुझे गौर से देखने लगी। कहने लगी, "निहारिका ये क्या पहन रखा है तुमने? बाहर देखो, लोग सौ-सौ बातें बनाएँगे।" उस समय मैं टाइट जीन्स और शॉर्ट टॉप पहन डाल रखा था। मेरी माँ कहने लगी, "निहारिका इस तरह के कपड़े सिर्फ लड़कियों पर शोभा नहीं देते। क्या कहेंगे कि बाप की चिता में आग अभी भी ठंडी नहीं हुई है और बेटी इस तरह के कपड़े पहनना शुरू कर दिया।" मैंने कहा, "माँ मैं क्या करूँ, ऑफिस की रिक्वायरमेंट है, लोगों को देखूँ या फिर घर के हालात को।" यह सुनकर मेरी माँ खामोश हो गई। फिर कहने लगी, "ऐसा करो, यहाँ से तुम अपनी ऊपर से शॉल ओढ़ कर चली जाओ, ऑफिस में जाकर उतार लेना।" मुझे अपनी माँ की यह बात ठीक लगी। मैं घर से एक बड़ी सी शॉल ली और अपने ऊपर डाल ली और वह शॉल ऑफिस में जाकर उतार कर रख दी। पहले दिन मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी की महसूस हुई। पहली बार मैं बिना दुपट्टे के जीन्स टॉप में घर से बाहर निकली थी। आज तक बॉस ऑफिस में आए तो उन्होंने सरसरी सी नज़र मुझ पर डाली और आगे बढ़ने लगे, लेकिन एकदम ही उनके पाँव रुक गए और दोबारा से पलटकर मुझे देखा। फिर मुस्कुराते हुए केबिन के पास आ गए। कहने लगे, "निहारिका आज आप परफेक्ट लग रही हैं।" मुझे उनकी तारीफ ज़रा भी अच्छी नहीं लग रही थी। खैर यह सब मेरी मजबूरी थी। पूरा दिन मेरा बिज़ी गुज़रा था। जब ऑफ़िस टाइम ख़त्म हो गया तो मैं वापस जाने के लिए शॉल पहन चुकी थी। इस समय मेरे बॉस भी अपने रूम से बाहर आए थे। मुझे इस तरह शॉल में लिपट कर देखकर उसके माथे पर बल पड़ गए, लेकिन फिर मेरे पास आकर खड़े हो गए। कहने लगे, "परसों हमारी फ़्लाइट है, आप तैयार रहना।" आज तक मैं कभी अपनी माँ के बगैर दूसरे शहर तक नहीं गई थी। अब मुल्क से बाहर जाने का यह तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। उसके बाद जब मैं अपनी माँ को इस बारे में बात की तो मेरी माँ ने फ़ौरन मना कर दिया। कहने लगी, "नहीं, यह सब ठीक नहीं है। तुम इस तरह अकेले दूसरे देश कैसे जा सकती हो?" मैंने कहा, "माँ अगर मैं यह सब छोड़ दूँ तो मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा और आपको तो पता है ना कि नौकरी के बगैर हमारा गुजारा नहीं है और अभी तक मेरी सेमेस्टर कंप्लीट नहीं हुई है तो वह बीच में ही छोड़कर रह जाएंगी। मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिलेगी। अगर मिल भी जाए तो इतनी अच्छी तनख्वाह नहीं मिलेगी।" यह सब सुनकर मेरी माँ की आंखों में आंसू बहने लगे। कहने लगी, "जब तुम्हारे पापा जिंदा थे तो हमारे परवाह भी नहीं होती थी किसी चीज़ की। वो हमारे लिए एक छायादार वृक्ष की तरह थे। अब तो लगता है कि जैसे हम रोज़ धूप में आकर खड़े हो गए हैं। मैं चाहकर भी तुम्हें मना नहीं कर सकती।" 2 दिन बाद मैं दुबई जाने के लिए तैयार थी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी। ऑफिस में ही मुझे बॉस के साथ एयरपोर्ट के लिए निकल जाना था। यह मेरा पहला सफ़र था जो देश का कर रही थी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही थी। जैसे ही प्लेन में बैठी तो मेरे बराबर वाली सीट बॉस की ही थी। जहाँ पर वह बैठ गए वह मेरे चेहरे को बड़े गौर से देख रहे थे। कहने लगे, "निहारिका जी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पहली बार आप सफ़र कर रही हैं ना, जब आदत हो जाएगी तो फिर आपको परेशानी नहीं होगी।" दुबई पहुँचकर वह मुझे एक शानदार होटल ले गए। मेरा कमरा अलग था। वह कहने लगे, "आप आराम करें, कल शाम तक तैयार रहेगा। हमें मीटिंग के लिए जाना है।" मैं अपने कमरे में आ गई, लेकिन मैं बहुत परेशान थी। पहले व्हाट्सएप पर अपनी माँ को अपनी खैरियत की खबर दी और फिर सोने के लिए लेट गई। अगले दिन मेरे कमरे में दस्तक हुई। जैसे ही मैं कमरे का दरवाज़ा खोला, वेटर सामने खड़ा था। उसके हाथ में एक पैकेट था। उसने कहा कि यह बॉस ने दिया है, यह ड्रेस आप रात को पहनकर तैयार रहना। मैंने पैकेट खोला तो शर्म से मेरी आंखें झुक गई। वह बहुत ही बेहुदा सा ड्रेस था। अगर मैं मना करती तो फिर सवाल मेरी नौकरी पर आ जाता। मैं इतना तो समझ गई थी, ये ठीक है, अगर मैंने अपनी बहन का फ्यूचर बनाना है तो अपनी माँ की देखभाल करनी है तो मुझे ड्रेस तो पहनना ही पड़ेगा। अपने घर वालों का खर्चा उठाने के लिए मुझे कुर्बानी देनी पड़ेगी। मैंने वह ड्रेस पहन ली और 7 बजे अपने रूम से
बाहर आई थी। उसी होटल के रेस्टोरेंट मीटिंग थी। जब मैं वहाँ पहुँची तो बॉस मुझे देखकर आंखें झपकाना भूल गए। उनके साथ बैठे दूसरे मर्द की नज़र भी बहुत ही बोल्ड थी, जो मेरे ऊपर उठ रही थी। उसने कुछ अरबी थे और कुछ गैर मुल्की। मैं अपने आप में सिमटने की कोशिश कर रही थी। बॉस ने अपना बाजू बढ़ाकर मुझे अपने आप से लगाया और अपना हाथ फैलाकर मुझे दूसरे कंधे पर रख दिया। मेरा इंट्रोडक्शन करवाने लगे। मुझे बहुत घबराहट महसूस हो रही थी। आज तक किसी गैर ने मुझे छुआ तक नहीं था। वह बॉस मुझे कुछ नहीं लगता था, लेकिन यह सब करना मेरी बेबसी थी, मुझे खामोश रहने पर मजबूर कर रही थी। जब तक मीटिंग जारी रही तब उनकी नज़रें मुझ पर टिकी रही। मीटिंग ख़त्म होते ही बॉस मुझे खुशी से कहा कि कॉन्ट्रैक्ट पास हो चुका है। मैं हैरान थी क्योंकि बिजनेस के बारे में तो यहाँ कोई बात ही नहीं हुई। बॉस ने कहा कि इस बार मैं आपको बोनस की मैं बहुत अच्छा दूंगा। मैं परेशान थी। वहाँ पर सिर्फ आम बातें हो रही थी, कोई भी ऑफिस की बात नहीं हुई थी। और ऑफिस में काम करते हुए मुझे सिर्फ 15 दिन ही हुए थे और वहाँ पर मुझे अभी तक काम के बारे में समझ नहीं आई थी कि यहाँ पर होता क्या है। खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में आ गई। बॉस फ़ोन पर मुझसे कहने लगे, बस 3-4 दिन और मीटिंग है, फिर हम हिंदुस्तान चले जाएंगे। मैं अपने कमरे में जाकर बैठ गई अपनी माँ से बात करने के लिए, क्योंकि मेरी माँ बहुत चिंतित हो रही थी और उसने कहा कि सब कुछ ठीक है, मैं 3-4 दिन में वापस आ जाऊंगी। वह मुझे फिर यही कहती रही कि अपना ख्याल रखना। जैसे ही सोने लगी तो मेरे कमरे में दस्तक हुई। मैंने जैसे दरवाज़ा खोला तो एक वेटर वहाँ मौजूद था। मेरे सामने उसने जस्ट रख दिया कि आपके लिए आपके साथ के टैबलेट भी थी। मैंने कहा यह किस लिए? उसने कहा कि यह आपके बॉस ने कहा है कि आपके सर में दर्द है, मेडिसिन है, इसे ज़रूर खा लेना ताकि कल तक आप बिल्कुल फ्रेश हो जाए। ताकि मेरे सर में दर्द था क्योंकि पूरा दिन ऐसे ही बिज़ी गुजरा था। मैंने वह मेडिसिन जूस के साथ खा ली और फिर सो गई। उस रात मुझे बड़ी गहरी नींद आई। मुझे बिल्कुल होश नहीं था। जब सुबह उठी तो मुझे अपने आप को थक सा लग रहा था। मेरा सर भारी हो रहा था। जितने दिन मैं होटल में रही हर रात मेरी यही हालत होती। इन 3 दिनों में मुझे यह लगा जैसे मेरे शरीर के आधी जान किसी ने निकाल ली हो। मैं बेहद कमज़ोर महसूस कर रही थी। न जाने मेरे दिमाग को क्या हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा दिमाग सुन्न हो चुका है। 3 दिन बाद ही हम वापस आ चुके थे। बॉस ने कहा कि आप 1-2 दिन छुट्टी ले लो। फिर मुझे ठीक लगा तो मैं छुट्टी ले ली। तीसरे दिन ऑफिस गई तो बॉस ने मुझे एक चेक दिया जिस पर रकम देखकर मेरे होश उड़ गए। वह पूरे 5 लाख का चेक था। बॉस कहने लगा, तुम्हारा बोनस है। मुझे हैरत हो रही थी कि मैंने क्या किया है, कुछ भी तो नहीं। मैंने कहा कि मुझे आपके बिजनेस में अब तक समझ नहीं आई है कि आप क्या काम करते हैं। मैंने तो आपको वहाँ पर किसी से कोई भी डील करते हुए नहीं देखा, ना ही कोई कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करते हुए। यह बातें सुनकर वह हंसने लगा और कहने लगा, आजकल ऑनलाइन का ज़माना है मैडम, सब कुछ वहीं होता है। हमारे डील में ऐसे ही चलती हैं। यह सब आपकी प्रॉब्लम नहीं है। बस आप आम खाइए, गुठलियों को गिनने को छोड़ दे। 5 लाख का चेक देखा तो मैं खुश हो गई और कहने लगी, चेक यूं ही रख लूँगी। लेकिन उसके बाद तो जैसे ही मैं सिलसिला शुरू हुआ गया था। अब 1 हफ्ते भी नहीं गुजरा था कि बॉस कहने लगा कि मिस निहारिका मेरे साथ इस बार बैंकॉक जाएंगे। वहाँ 3 दिन का सेट है। अब तो हर हफ्ते का रूटीन बन गया था। कभी वह मुझे मलेशिया ले जाता तो कभी यूके, कभी फ्रांस। लेकिन न जाने कब क्यों जब मैं उनके साथ जाने लगी तो मुझे अंदर कमजोरी महसूस होने लगी। एक दिन ऑफिस जाने पर मुझे मेकअप कर रही थी जब मेरी बहन ने मुझे कहा, दीदी जब से आप जॉब शुरू की है, आप बाहर के देशों में जाने लगी हैं, आपके चेहरे की रौनक ख़त्म हो चुकी है। मुझे भी ऐसा लगता था। मैं चलती थी तो बहुत ज़्यादा थक जाती थी, मेरी सांस फूलने लगती थी, चेहरे की रंगत खराब हो गई थी, सफ़ेद पड़ने लगी थी। लेकिन मेरे पास
पैसे अब अच्छे खासे हो चुके थे, लेकिन मुझे अभी तक यह मैं समझ नहीं आता था कि इन 2 महीनों में ऑफ़िस में काम होता क्या है। आज मेरी छुट्टी थी और बॉस ने यह भी कहा था कि आज ऑफ़िस में मत आना, लेकिन मेरा दिल पर अब घर पर बिल्कुल नहीं लग रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि ऑफ़िस में चली जाती हूँ। जब मैं ऑफ़िस के अंदर दाखिल हुई तो सारा का सारा स्टाफ़ बॉस के कमरे में मौजूद था। मुझे अपने बॉस के कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, जैसे किसी की डांट रहा हो। पूरा स्टाफ ऐसे ही खड़ा था, जैसे सबको सांप सूंघ गया हो। मैं अपने केबिन में बैठने के बजाय बॉस के कमरे में चली गई। सब लोग ऑफिस में मौजूद थे, सिर्फ मैं ही बाहर थी। जो बातें मुझे वहाँ सुनाई दी मेरे होश उड़ा देने के लिए काफ़ी थी। मैं फ़ौरन से पीछे हट गई, क्योंकि मेरे दिमाग में उठने वाले हर सवाल का जवाब मुझे मिल चुका था। मेरी आंखों में आंसू बह रहे थे। वहीं वहीं से वापस पलटकर अपने घर चली गई। मुझे लगा जैसे मेरा दिल फट जाएगा, मेरी जान अभी के अभी निकल जाएगी। यह कैसी सच्चाई थी जो मेरे ऊपर आज खुली थी। मुझे नहीं पता था कि कितना घिनौना काम ऑफिस में होता है। फिर मुझे यह भी याद आने लगा कि पापा भी इसी ऑफिस में काम करते थे। क्या मेरे पापा भी इसी पाप के हिस्सेदार थे? यह सोचकर मेरा दिल यूं ही था कि जैसे अभी बंद हो जाएगा। आंसू लगातार बह रहे थे, एक पल के लिए भी नहीं रुक रहे थे। फिर मेरे अंदर मेरा ज़मीर ने मुझे ढांढस होने लगा, और शायद मैं इस दलदल में इसीलिए फंसी हूँ क्योंकि मेरे पापा घिनौना काम कर का हिस्सा थे। न जाने मेरे पापा ने कितने मासूम लड़कियों का सौदा किया था। यह सोचकर मेरा दिल कांपने लगा। मैं सोच रही थी कि कैसे मैं अपने आप को इस दलदल से बाहर निकाल लूँ। फिर मैंने पास एक ही ऐसा तरीका था जिससे मैं खुद को इस दलदल से आज़ाद कर सकती थी। अगले दिन मैं बिल्कुल नॉर्मल तरीके से ऑफिस गई थी। मैंने बस पर बिल्कुल भी जाहिर नहीं होने दिया कि मैं उनकी सच्चाई जान चुकी हूँ। मैंने अपने पर्स में एक छोटा सा कैमरा लगा लिया, जो कि बिल्कुल भी नज़र नहीं आता था। जानबूझकर अपना पर्स बॉस के कमरे में रखा और वो खुद बाहर आ गई। मेरा बॉस लड़कियों से गंदी गंदी वीडियो बनाकर उन लड़कियों को बेचता था, और उससे काम पे लाखों रुपए मिलते थे। लड़कियां विदेश मर्दों के साथ उनकी वीडियो बनाता। मैंने उसके ऑफिस के रूम के कमरे कैमरा रख दिया, जिसमें उसने अपनी सारी कारोबार के सारे फ़ोन पर किसी को बताया था। सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका था। फिर मैं बहाने से बॉस के कमरे में गई और कहा कि सॉरी बॉस, मेरा पर्स यहाँ रह गया था। पर्स उठाकर अपने साथ ले आई और वह सारी वीडियो अपने पास सेव कर ली। रात के समय में सारी वीडियो अपने बॉस के नंबर पर व्हाट्सअप कर दी, जिसे देखकर फ़ौरन से मेरे बॉस की कॉल आई। मैंने वह कॉल अटेंड की। वह कहने लगा कि यह क्या बदतमीजी है। मैंने कहा बदतमीजी तो बहुत है जो आपने मेरे साथ अनजाने में मुझे इससे की है। इससे पूछकर आपने मेरी इज्जत का सौदा किया और मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाई हैं, वीडियो बनाई। अगर आपने मेरी कोई भी वीडियो पब्लिक की तो मैं आपकी वीडियो दुनिया के सामने लाकर रख दूंगी। आपकी इज्जत का अर्थ निकल जाएगा। मैं इस वीडियो को सोशल में कर दूंगी। यह सुनकर मेरा बॉस बुरी तरह से घबरा गया। कहने लगा ऐसा मत करना, मैं जानती थी वह अपनी झूठी इज्जत का भरम ज़रूर रखेगा। मैंने कहा मेरी सारी वीडियो डिलीट कर दो, वरना मैं तुम्हारी वीडियो को वायरल कर दूंगी। अगले दिन मैं ऑफिस गई तो उसने मेरी सारी वीडियो मेरी आंखों के सामने डिलीट कर दी। मैंने कहा मुझे यह काम नहीं करना। अगर कभी भी तुमने मुझे दोबारा इस काम के लिए फोर्स किया तो मैं तुम्हारी वीडियो सबके सामने ला दूंगी। यह कहकर मैं अपने बॉस से ऑफिस से बाहर निकल गई। मैं जानती थी कि वह झूठी इज्जत के भरम जरूर रखेगा और अब मेरे पीछा नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास उसकी कमजोरी थी। और फिर कहीं और नौकरी कर ली और इज्जत के साथ पैसे कमाने लगी। पहले इस नौकरी की तनख्वाह पहले वाली से कम थी, लेकिन इज्जत की कमाई थी। अनजाने में जो गलत काम करके मैं पैसा कमाया था, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। समय धीरे धीरे गुजरने लगा। मेरी बहन 20 साल की हो चुकी थी, मेरी उम्र 30 की हो चुकी थी, लेकिन अब मैं अपना सब कुछ गंवा चुकी थी। मेरी माँ मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी रहती थी कि शादी कर लो, लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैं अपने पति को धोखा नहीं दे सकती थी। अगर मेरी सच्चाई बता दी तो शादी करती तो कोई भी
गैरतमंद इंसान मुझसे शादी नहीं करता। मैंने यही सोचा, उसके लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता भी मिल गया और अपनी बहन की शादी की और मैं उसकी धूमधाम से शादी की। अब मैं और मेरी माँ अकेले इस घर में रहते हैं। मैं जॉब पर जाती हूँ, मेरी माँ घर में अकेली रह जाती है। मेरी माँ का एक आखिरी सपना है कि मैं अपने घर बार की हो जाऊं, लेकिन मैं अपनी माँ को नहीं बता सकती कि मेरे साथ क्या हो कुछ हो चुका है। इसीलिए मैं शादी के बारे में नहीं करना चाहती और उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहती। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानी आपके लिए लाती रहूँगी। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।